नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर स्नेह आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस देसी प्लस टीवी चैनल के कार्यक्रम हेलो कनाडा में। एक नया नाटक आने वाला है गर्दिश में तारे, जिसे निर्देशित किया है हसन साहब ने और मुख्य किरदार निभा रहे हैं सोनाली कुलकर्णी और जकरिया साहब। सैफ हैदर हसन साहब जी। गर्दिश में तारे जी। ये क्या गर्दिश है? कौन गर्दिश में है? कौन सा उतारा है जो गर्दिश में है? वो गाना है ना राज कपूर साहब का, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना का, कल खेल में हम हो ना हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। तो ये लाइन, ये टाइटल वहाँ से आया। इस प्ले का नाम गर्दिश में तारे है। ये इंस्पायर्ड है बाय गुरुदत्त जी एंड गीता दत्त जी के रिलेशनशिप से। क्या बात है। लेकिन क्योंकि ये सिनेमा, मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये टाइटल बहुत एप्ट होगा। मुझे इनफैक्ट याद है सोनाली जी ने मुझसे कहा था जब हम ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, ये टाइटल तो राज कपूर की फिल्म का है, इफ यू रिमेंबर, राइट। तो बट फॉर मी दिस इज लाइक, ये वो सिनेमा के दौर को एस्टैब्लिश करता है। और जो हम कह रहे हैं इसमें, इन कैरेक्टर्स की जो दशा है, जो उनका स्टेट ऑफ माइंड है, ये उसको बहुत एप्टली डिस्क्राइब करता है। जो उनका यूनिवर्स है उसको बहुत एप्टली। तो गर्दिश में तारे, किसी के तारे गर्दिश में नहीं है। आई थिंक एक खूबसूरत सी लव स्टोरी है जो इन दोनों ने बहुत उम्दा तरीके से उसको पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं। अच्छा जी। तो ये गर्दिश में तारे को आपने थिएटर में ही क्यों लाया? इसको सिनेमा का रूप क्यों नहीं दिया आपने? देखिए, सिनेमा एक अलग मीडियम है, थिएटर एक अलग मीडियम है, और आप जिस कहानी है एट द एंड स्टोरी इज अ स्टोरी। तो वो स्टोरी का ये स्ट्रक्चर बना और ये इस मीडियम में आ गई। और वैसे सिने प्ले तो कर चुके हैं। सिने प्ले, हाँ, हम इस प्ले को भी शूट कर चुके हैं। अच्छा। सुबोध मस्कारा है, नंदिता दास, उनकी कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया। क्या बात। तो इसका सिनेमैटिक वर्जन है। वाह। तो ये जो अदाकारा हैं जी, सोनाली कुलकर्णी जी और आरिफ जकरिया साहब, जबरदस्त एक्टर तो हैं ही हैं, लेकिन ये जबरदस्ती सिर्फ इन्हीं दोनों में आपको क्यों दिखी? और भी तमाम एक्टर्स हैं, लेकिन आपने कैसे डिसाइड किया कि इस कैरेक्टर के लिए यही दोनों? होता ये है कि कास्टिंग में, कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कास्टिंग शादी की तरह होती है जी, कि आप इंस्टिंक्टिवली कहते हैं कि भाई इससे शादी करनी है, जैसे जोड़ियां वहाँ बनती है। हाँ, तो वो वही हिसाब किताब होता है। आप बहुत ज़्यादा उसको मेंटली एनालाइज करके नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन एक कैरेक्टर दिमाग में आता है जब, या तो पहले से आपने डिसाइड। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। मतलब अरेंज मैरिज था या लव मैरिज? हाँ, यस, देयर यू आर करेक्ट। इनकी शक्ल गीता दत्त जी से बिल्कुल नहीं मिलती, इनकी थोड़ी मूछें दे दें तो मिलती हैं। लेकिन बट एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ इस पे भी नहीं कह सकते कि साहब बहुत अच्छे एक्टर है। इंस्टिंक्टिवली समथिंग गोज राइट, और आपके दिमाग में कुछ गणित चलता है, कुछ चलता है, और आप एक्टर्स के पास जाते हैं। उनको अगर स्क्रिप्ट पसंद आती है तो वो कहते हैं हाँ, उनको लगता है कि सेटअप ठीक है, इसमें काम करना चाहिए, तो वो करते हैं। आई थिंक इट्स एज सिंपल एज दिस। तो सोनाली जी, ये जो जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं सर, कि गीता दत्त जी से आपकी सूरत शक्ल भी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको ही कास्ट किया, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपके पास ये प्रस्ताव आया? तो सबसे पहले जब प्रस्ताव आया ना, तो मैं डर गई थी और मैंने सैफ साहब से कहा था कि वाई मी, कोई भी एक्टर बोलेगा कि मी ओनली मी, यस। लेकिन मैं बहुत डर गई थी और मुझे लगा था कि जो हमारे मन में उनकी इमेज है, हमारे मन में उनका स्टारडम है, और उनके गाने हैं, और गुरुदत्त साहब की जो फिल्में हैं हमारे मन में, वो बहुत गहरी तरीके से कुछ इम्प्रेशन बना चुकी हैं हमारी मेमोरी में या दिल पे। तो मुझे बहुत डर लगता है कि किसी के इम्प्रेशन को धक्का हमसे ना पहुँचे। तो मैंने सैफ से पूछा था कि आपको लगता है मैं कर पाऊँगी? शायद मुझसे नहीं होगा, और मुझे खुद को ऐसे एक्टर्स वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो इतने डरपोक हों। तो सैफ ने बोला था कि एक साथ करते हैं, ज़रूर करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि ये जर्नी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जब सैफ ने कहा कि ये प्ले 4 साल से चल रहा है, तो एक जर्नी चल रही है हमारी एक दूसरे के साथ। हमारे भी डायमेंशंस हैं हमारे रिश्तों के, हम जिस प्रकार से आर्ट को अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो हमारी भी जर्नी चल रही है। लेकिन जब जर्नी की शुरुआत होने वाली थी, तब मैं ऐसे थी कि इस कुएं में मुझे नहीं कूदना है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन आज भी मुझे हमारे रिहर्सल के
पूरे सेशंस याद हैं जब मैं पोहे लाती थी सबके लिए। पोहे लाती थी सबके लिए, सुबह 6 बजे हम रिहर्सल करते थे। क्या बात है। पोहा लाती थी। आपके पास अच्छी यादें हैं, मेरे पास मेरी हिंदी और आरिफ के डायलॉग रिहर्सल की यादें मेरे पास बहुत अच्छी तरह से, उनकी वाणी इतनी सुंदर है, तो सैफ और आरिफ जब बात करते थे तो बस मैं सुनती रहती थी, और मेरे लिए बहुत यादगार मोमेंट्स हैं ये। अच्छा, जब कोई काल्पनिक चरित्र होता है जिसको आपको परफॉर्म करना होता है, तो उसमें एक कल्पनाशीलता आपके काम आती है और आप उस चरित्र को, फिर वो चरित्र आपका हो जाता है, ऑडियंस उसी में उस चरित्र को ढूंढती है। लेकिन जब एक कोई ऐसा चरित्र आपको करने को मिलता है जिसे आपने देखा है, जिसे आपने साक्षात जिया है, तो उस चरित्र में ढलना ये एक बड़ा ही, मैं समझता हूँ, बहुत कठिन काम है। तो ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? वैसे तो गुरुदत्त जी और गीता दत्त जी को हमने देखा नहीं है, मैंने मतलब मेरा वो अलग पीढ़ी के लोग थे। और लेकिन पर्दे पे ही सही उस पूरे कैरेक्टर को तो आपने देखा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जीवंत देखा आपने उसे पर्दे पे, तो उसी को जीना है, तो वो कितना कठिन रहा? वो कठिनाइयाँ शब्दों में कथन करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन जैसा मैंने पहले जवाब में कहा कि उनकी मेमोरी या उनका इम्प्रेशन बहुत गहरा होता है, तो उसे जीना मुश्किल होता है। और हमारे लिए मुश्किल रहा क्योंकि इमेजिन करना कि प्रॉब्लम क्या हुआ होगा, उनका प्यार कितना पैशनेट हुआ होगा। कोई भी काल्पनिक व्यक्ति रेखाओं के बारे में वो आसान हो सकता था, तो ये कोई काल्पनिक चरित्र नहीं था। और लोगों के जैसे फिल्मों की कहानी याद रहती है, फिल्मों के परफॉर्मेंसेस जो होते हैं कलाकारों के, वो याद रहते हैं। जैसे कोई विक्ट्री आपको याद रहती है, कोई क्रिकेट की मैच हमने जीती हो तो वो जो छक्का लगाया था, वो जो बॉल डाली थी, ये याद रहता है लोगों को। और उसके साथ आप मुंबईया भाषा में कहो तो पंगा नहीं ले सकते हैं। करेक्ट। तो हमारे निर्देशक जो हैं सैफ साहब, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो हमें कैसे डायरेक्ट करें। तो मुझे लगता है कि हमारी नदी के लिए किनारे उनको ढूंढने पड़े थे। एक किनारे पे गीता जी हैं, एक किनारे पे गुरुदत्त जी हैं। गुरुदत्त जी, अभी जो सवाल सोनाली जी के लिए था, हाँ, मैं समझता हूँ आपने भी सेम चैलेंजेस फेस किए होंगे, आपके लिए भी उतना ही कठिन रहा होगा ये काम। नहीं, कठिन तो हर काम कठिन होता ही है, थिएटर का खास करके लाइव इंटरेक्शन होता है। लेकिन गुरुदत्त गीता दत्त की जो हस्ती थी, जैसे सोनाली ने भी कहा कि उनकी फिल्में हमने देखी हैं, उनके बारे में इतना पढ़ा है, जाना है, तो एक साया सा था उनका हमारे साथ जो अभी भी है। लेकिन चूंकि कहानी रूबरू उन पे बेस नहीं है, उनसे इंस्पायर प्रेरणा लेके बनाई हुई है, तो मुझे लगता है जहां तक मेरी समझ में था कि ये बिल्कुल अलग कैरेक्टर है। वहां से सोर्स उनका कहानी का लिखने का और पेश करने का शायद वहां से आया था। लेकिन एक किरदार होता है, उसको आपको एक इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से समझना पड़ता है और फिर कोशिश करके उसे निभाना पड़ता है। बिल्कुल। तो मेरे लिए इतना चैलेंज ही नहीं था कि गुरुदत्त पे बेस है तो एक बोझ सा कंधों पे था, एक साया था उनका जो आज भी हर परफॉर्मेंस में रहता है। लोग बाग ज्यादातर आते भी ये देखने के लिए कि इसमें गुरुदत्त और गीता दत्त की कहानी कैसे दर्शाई गई है। लेकिन जो देवदत्त का किरदार है वो एक इंडिपेंडेंट किरदार है, एक फिल्म डायरेक्टर है 1950 और 60 1950-60s में, और वो कैसे एक सरफिरा होता है, थोड़ा आर्टिस्टिक होता है, शायराना होता है, उसकी बीवी के अपना एक ताल्लुक होता है, एक रिलेशनशिप होता है, जिस तरह से वो रिश्ता इजहार किस तरह से करता है या नहीं करता है। तो ये छोटे छोटे पहलू उस किरदार के थे, उस रिश्ते के थे, जो इस कहानी के मार्फत हम दिखाते हैं। तो मुझे लगता है इतना बड़ा मुझे प्रेशर नहीं था कि गुरुदत्त के ऊपर कहानी है तो मैं उस बोझ से लदा हूं कि यार कैसे करूंगा मैं। एक प्रेजेंस थी उनकी, ओमनी प्रेजेंस, एक हस्ती उनकी रहती है हमेशा, लेकिन एक इंडिपेंडेंट किरदार अपने आप में लिखा हुआ था इन्होंने और अपने आप में हम दर्शाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, प्रेशर परफॉर्मेंस का तो रहता ही है, ये नहीं कि उस बड़े हस्ती के ऊपर आधारित है तो ज्यादा प्रेशर आता है। तो इस गुरुदत्त को इस गीता दत्त का कितना साथ मिला और क्या कोऑर्डिनेशन आप लोगों का कितना He hated me. हाँ, बल्कि पूरा प्ले ये है कि वो अनकोऑर्डिनेटेड है। अपनी जिंदगी में वो थोड़े से कोऑर्डिनेटेड थे और अनकोऑर्डिनेटेड थे, तो वो समझने के लिए आपको शायद शो देखना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। मेरे यहाँ अल्फाज इस्तेमाल करने से आपको शायद समझ में नहीं आएगा।
लेकिन जब हम इंडिविजुअल इंटरव्यू करेंगे तो मैं आपको सारा गॉसिप बता दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, मैं हंसूंगा। ये जो ये चुलबुलापन अभी दिख रहा है, तो ये हमेशा चलता रहता है शो से पहले। इसको आप ज़्यादा बेहतर बयां कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो है ना, इनका मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि इनको एक पॉइंट से एग्जिट लेनी थी और दूसरे पॉइंट पे एंट्री लेनी थी। इनका मिजाज बताता हूँ जी। तो साहब, ये एंट्री और एग्जिट के यहाँ से एग्जिट ली और दौड़ की दूसरी तरफ से इनको एंट्री लेनी थी। इनको रास्ते में मैं दिख गया, बोले सर साहब कैसे हैं आप? अरे मैंने कहा गो। अच्छा, हुआ था ये हुआ था चलते शो में, सर साहब कैसे हैं आप? अरे मैंने कहा ठीक गो। तो ये इस तरीके के हैं और कांस्टेंट एक रेपार्टी हम लोगों की चलती है। ये अगर 2 मिनट भी लेट आती हैं तो 300 बार सॉरी कहती हैं। तो वो अच्छा, ये लेट आने से जहाँ तक मुझे पता है कि आपके शो में तो ये बिफोर टाइम आती थी। बिफोर टाइम आती है, लेकिन ट्रैफिक मिल गया, बारिश हो गई, कुछ हो गया, तो 2 मिनट भी अगर लेट आए तो 300 बार सॉरी कहेंगे। कितने सॉरी कहें? कितने करोड़ों से, लाखों से? हाउ मीन इज दैट? इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम बाद में मिलते हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यू भी होगा ना। बिल्कुल। एक बार हम गुड़गांव में शो कर रहे थे, वहाँ शो से 1 घंटा पहले माइक्स फेल हो गए। मुझे मालूम है कोई और एक्टर इन दोनों की जगह होता, अपसेट हो जाता, बहुत अपसेट हो जाता। वो बेसिकली पूरी केबल साउंड की खराब हो गई थी और हमारे साउंड वाले लगे हुए थे, ऑडिटोरियम के साउंड वाले लगे हुए थे उसको ठीक करने में। दे सेड कि डोंट वरी, नहीं होगा तो हम पिच ऊपर कर देंगे। मैंने कहा हैट्स ऑफ। इवन मेरा जो साउंड इंजीनियर था, ही सेड कि यार मैंने ऐसे एक्टर नहीं देखे। मतलब मैं आज सोहेल जी सामने बता रहा हूँ, मैंने एक बदतमीजी की थी कि उसी शो में, क्योंकि बिकॉज साउंड का काम चल रहा था, तो हमने कुछ आधा घंटा डिले किया था शो। लेकिन आपको पता है ना, ऑडियंस बाहर जब खड़ी होती है तो वो हंगामा शो कर देती है, तो हमने ऑडियंस की एंट्री कर दी। सोनाली जी बेचारी यहाँ साउंड पे काम कर रही थी, चली गई, तो उनके मेकअप में भी डिले था। मैंने अपने बंदे से कहा शो शुरू करने की बेल दे दे। थोड़ी देर में इनकी चिल्लाने की आवाज़ है, सैफ। मैं पतली गली हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, बेचारी को तो स्टेज पे आना ही पड़े। आई डिड वेट फॉर हर। सो दिस इज द काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप व्हिच वी शेयर। ये तो आप लोगों के कोऑर्डिनेशन से ही दिख रहा है कि वो शो कितना मज़ेदार होगा, है ना। और ये कितने लंबे समय से आप कर रहे हैं इस शो को? तकरीबन 4 साल से कर रहे हैं इसको। 4 साल। और ऐसे ही करते हैं, मतलब वैसे हमारे बीच में कोई बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं होती, शो से पहले होती है, उसी बीच में हम, लेकिन हम जहाँ हमने सिरा छोड़ा होता है वहीं से पकड़ लेते हैं उसको। कहानी वहीं से शुरू हो जाती है आगे, फिर वो अगले शो पे फिर वहीं होती है। एंड दैट्स हाउ इट इज़, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। और अब तक तकरीबन कितने शोज हो गए इसके? अच्छे खासे हो गए, मतलब आई वुड से अराउंड 30 के आसपास। 30 के आसपास। ये सिर्फ इंडिया में आपने शो किया या एब्रॉड में भी? सिडनी भी गए थे हम जी। We keep traveling with the play. क्या बात है। और हमने हिंदुस्तान के कई हिस्सों में किया इसको। पिछले साल सिडनी गए और थे, अब जा रहे हैं कनाडा। जी। और अब 26 अप्रैल को हमारा शो टोरंटो में है। आरा आर्ट्स हैज इनवाइटेड अस टू परफॉर्म गर्दिश में तारे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम कनाडा जा रहे हैं गर्दिश में तारे लेके। और एक्साइटेड। आप कनाडा जा रहे हैं और देसी प्लस हमारा कनेडियन चैनल है, और ये एक बहुत खूबसूरत संयोग बना है। त्रिमूर्ति हमारे सामने बैठी है, हम लोग चतुर्भुज। नहीं, हमें बड़ा स्पेशल लग रहा है क्योंकि हो सकता था कि हम फैमिली हॉलीडेज़ के लिए जाएं, किसी फिल्म के शूटिंग के लिए जाएं, लेकिन मैं पहली बार कनाडा जा रही हूँ। अच्छा, यू आर गोइंग फर्स्ट टाइम? आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम और जा रही हूँ किसी नाटक के लिए। ये मुझे बड़ा गर्व सा महसूस हो रहा है। थैंक यू सैफ, और थैंक्स टू अनु जो हमारी ऑर्गेनाइजर हैं, आरा आर्ट्स, उनके टीम। अनु मुझसे पिछले 1 साल से इन टच, एंड आई वुड से कि जो उनका कोऑर्डिनेशन है इन टर्म्स ऑफ, हमने वहाँ ऑडिटोरियम में लाइटिंग और टेक्निकल एस्पेक्ट्स आई थिंक 6 महीने पहले फाइनल कर दिए। वाओ। अच्छा। सो ये पहली बार हुआ है मेरे एक्सपीरियंस में, नॉट विद जस्ट गर्दिश एंड एनी अदर प्ले, कि किसी ऑर्गेनाइजर ने इतनी डिटेल में पहले से तैयारी की है। वरना यूजुअली ये लास्ट मिनट होता है और बहुत हैपसैड हो जाता है, व्हिच कॉजेज अ लॉट ऑफ, बट आई थिंक वी आर प्रीटी सॉर्टेड। सेट हमारा हो गया है, तो आई थिंक हमको सिर्फ हवाई जहाज में बैठना और रिहर्स करना है और वहाँ जाके। और मुझे लगता है और एक
चीज़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार की, शायद आपने भी। वी डिड अ स्काइप प्रेस कॉन्फ्रेंस विद कनेडियन रिपोर्टर्स। तो कुछ 15-16 जर्नलिस्ट थे, उनके साथ हम लोग मुंबई में थे। सैफ कहीं रिहर्सल कर रहे थे, आरिफ कहीं और थे, मैं कहीं और थी, लेकिन हम सब स्काइप पे थे और हमारी चर्चा चली काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक हमारी इंटरेक्शन हुई। और मतलब और वो स्काइप एंड आई थिंक दिस इंटरव्यू जस्ट शोज द काइंड ऑफ पैशन with which they are promoting the show and they want this play to reach out to many people. We are ready to answer. हम equal passion के साथ परफॉर्म करेंगे उस दिन। तो मुझे लगता है हमारे ऑर्गेनाइजर्स को लगेगा कि it was worth getting this play here. आपने कहा हम वहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और वो भी नाटक करने के लिए। ये जो एक्साइटमेंट है आप लोगों के चेहरे पे बखूबी दिख रही है और हमारी ऑडियंस भी उतनी ही एक्साइटेड है आप लोगों को देखने के लिए। एक बेहतरीन शो ऑडियंस को देखने के लिए मिलेगा। बहुत खुशी है, हम जा रहे हैं लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा में, शो है 26 को। हम वही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ, देसी विदेशी जो भी हैं, वो आए और शो को देखें और सराहें। हमें बड़ी संधि मिली है ये टोरंटो तक पहुँचने की। 26 तारीख को शो है हमारा लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा में। तो हम यही चाहते हैं, आरा आर्ट्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा तादाद में वहाँ आएँ और हमारे शो को सराहें, यही हमारी उम्मीद है। आरिफ, आप तमाम लोगों को हमारे देसी प्लस टीवी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारी ऑडियंस भी उतनी ही बेचैन है आप लोगों को देखने और सुनने के लिए। तो आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, 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 शुक्रिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त, अपने होस्ट सुधाकर स्नेह को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए सितारों से मिलवाएगा, गॉसिप नए सुनाएगा, उनकी लाइफ का हर फंडा देखेगा, दिखलाएगा। ये देसी मुंडा, ये देसी मुंडा, कहे अनकहे किस्से सारे सबके सब सुनाएगा। थाम के बैठो दिल यारो, रंग ये खूब जमाएगा। ये देसी मुंडा, ये देसी मुंडा।